आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कल चीज़ें रह गई थी कुछ मौत है कि बच्चों की या बड़ों की मौत किस तरह ली जाती है, वेस्ट सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, और इसके अलावा BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आइडियल बॉडी वेट वैसे कल थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन इसकी मज़ीद चीज़ें हम देख लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि माउथ जो है वो क्यों और किस एज का लिया जाता है। बच्चों का 5 ईयर से कम के जो बच्चे हैं, माल नरिशमेंट को मोस्टली मेयर करने के लिए माउथ लिया जाता है, और दूसरा फीमेल का भी लिया जाता है जो मीन कि अगर माल नरिश हों इस लिहाज से। तो माउथ की जो नॉर्मल रेंजेस हैं, ये माउथ टेप है जिसके साथ माउथ जो है वेयर किया जा सकता है। इसका ये है कि इजी है और चीप है, इनके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और इजी वेयर भी किया जा सकता है। तो माल नरिश के इसकी रेंजेस जो ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये सारी नॉर्मल रेंजेस में आती हैं, और 11.5 से लेकर 12.5 तक ये मैम में आता है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। और रेड एरिया जो है ये टोटल सैम में आता है कि अगर किसी बच्चे का या किसी का मेयर किया जाए तो ये जो रेंजेस हैं वो इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं आया कि बच्चा माल नरिश है या नॉर्मल है या अंडरवेट है। तो हम थोड़ा सा इसका मेथड करेंगे, तो मैं हमें सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा। 12.5 मैम इसका मेयर करने का जैसे बच्चों में होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बच्चे कोई है नहीं, तो इसका मेयर करने का तरीका ये है कि ये जो शोल्डर बोन है यहाँ से मेयरमेंट लेके ये नी बोन तक मेयरमेंट ली जाती है। इसका हाफ करने यहाँ निशान लगाना पड़ता है, फिर इसके हाफ का मीन कि इसको मेयर करने के बाद आप हाफ करें, हाफ जो मीन के यहाँ पे हाफ आया है तो उसी जगह पे रख के जो है ना मेयर करना होता है। मीन कि ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी इसी तरह से है। अगर बड़ों के लिए हम मेयर करें यहाँ से यहाँ तक, मीन कि ये कोई कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए शोल्डर पे, तो इसका हाफ निकाल लें आप लोग। मीन के 14 है तो इसको दोबारा मेयर करें, 14 पे निशान लगाएं, 14 पे निशान लगाने के बाद इसे अब ये देखें इसके ये जो निशान है रेड निशान, इसके जो सामने जो वैल्यू है वो मीन के इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर में। मैंने बच्चों को आप लोगों को बताया है जो एडल्ट का है वो एडल्ट की जो नॉर्मल रेंज में मोस्टली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो रेशियो है वो 16 से 21 सेंटीमीटर तक वो माल नरिश सैम में आती हैं, और 21 से लेकर 23 तक वो मैम में होती हैं। तो उससे ज़्यादा जो है वो नॉर्मल है। थैंक यू। तो मीन के 16 से 21 तक सैम में है। अगर किसी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का कह रहे हैं, उसका अगर मॉक लिया जाए किसी फीमेल का, अगर उसकी वैल्यू 16 से लेकर 21 सेंटीमीटर तक हो तो वो सैम में है, और 21 से लेकर 23 तक वो मैम में है, मीन के मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। उससे ऊपर जो है वो नॉर्मल है। यस नॉन प्रेग्नेंट। तो ये है। और दूसरा वेस्ट सर्कमफेरेंस को जो है हम वो भी मेयर करेंगे। वेस्ट सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास ये टेप है। इसका मीन के वैसे नॉर्मली इंची टेप सिंपल यूज होता है। यहाँ पे जो हमारे पास इंची टेप है मेल के लिए अलग है मीन के, और फीमेल के लिए एक साइड पे फीमेल का मेयर किया जा सकता है, दूसरी साइड से जो है मेल का मेयर किया जा सकता है। वेस्ट सर्कमफेरेंस दूसरी बात ये होती है कि ये यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे हम ओबेसिटी को मेयर करने के लिए BMI यूज़ करते हैं, तो इसी तरह जो स्पोर्ट्समैन होते हैं
उनकी मीन के ओबेसिटी को देखने के लिए, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, बोन मास जो है वो ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी जो होती है बॉडी की वो ज़्यादा होती है, तो वो हम BMI से सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसको सही तरीके से कैलकुलेट एक दूसरा फैक्टर होता है या CVD डिजीज़ को देखने के लिए, तो हम वेस्ट सर्कमफेरेंस का सहारा लेते हैं। वेस्ट सर्कमफेरेंस की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो है मेल के लिए 35 इंचेस, इसे सेंटीमीटर में लिख लें। 102 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए तो नॉर्मल रेंजेस है सेंटीमीटर, और 88 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए, मीन कि 88 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए फीमेल में। अगर 88 सेंटीमीटर में फीमेल में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वेस्ट सर्कमफेरेंस, तो इट्स मीन कि वो CVD के रिस्क पे है, या उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी ज़्यादा है, ओबेसिटी की तरफ है। इसी तरह मेल का अगर 102 से ज़्यादा है तो वो भी ओबेसिटी की तरफ है या CVD के रिस्क पे है। और इसमें ये होता है ज़्यादा जो बॉडी की शेप होती है वो दो तरह की होती है, मीन कि या एप्पल शेप होती है या पेयर शेप होती है। जो एप्पल शेप बॉडी है वो हेल्दी कंसीडर की जाती है, जो पेयर शेप जो एप्पल शेप है वो हेल्दी कंसीडर नहीं की जाती, उसमें जो है CVD के चांसेस ज़्यादा हो। एप्पल शेप में CVD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये देखना होता है कि जब इस तरह की शेप हो बॉडी की, मीन के या एप्पल शेप है या पेयर शेप, उसमें फिर डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है वेस्ट सर्कमफेरेंस से भी कि आया कि वो हेल्दी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम वेस्ट टू हिप रेशियो लेते हैं उसको मेजर करने के लिए। वेस्ट और सेम जैसे कि आप लोगों ने वेस्ट को मेजर किया, वेस्ट की जो वैल्यूज है, फिर हेप मीन के जो हेप बोन है हमारी उसके सेंटर से मेजरमेंट ली जाती है, और जो वेस्ट की है वो ये जो हमारी हेप की बोन यहाँ खत्म हो रही है वहाँ से ऊपर से स्टार्ट की जाती है। तो मीन के क्लॉथ कम से कम हो या बॉडी पे क्लॉथ नहीं होने चाहिए, तो उसकी रेशियो निकाली जाती है। फर्स्ट करें जैसा एक पर्सन है उसकी वैल्यू है मीन की 102, और जो उसकी हेप की वैल्यू है मीन के वेस्ट और हेप दोनों की, हेप हमने हेप सर्कमफेरेंस हमने नोट किया, फिर वेस्ट सर्कमफेरेंस नोट किया। वेस्ट सर्कमफेरेंस आया 102 और हेप सर्कमफेरेंस जो है वो फर्ज करें 100, तो फिर इसको डिवाइड करें तो 1.02 आंसर है या मेल है। जो इसकी रेशियो है नॉर्मल वो होनी चाहिए फीमेल में 8.8 से कम, मीन के जो नॉर्मल रेशियो है वो 0.8 से कम हो। अगर 0.85 से ज्यादा है तो वो रिस्क पे है, CVD के रिस्क पे है या वो नॉर्मल नहीं है। मीन के जो वेस्ट टू हेप रेशियो है नॉर्मल वो फीमेल में है 0.8 से कम होनी चाहिए, और मेल में जो है वो 0.85 से कम होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल मेल में कंसीडर की जाती है वो 1.85 से कम नॉर्मल कंसीडर की जाती है। एक से अगर ज्यादा है रेशियो तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर फीमेल में 0.85 से ज्यादा है तो वो फीमेल नॉर्मल नहीं है, उसका वेट या मीन के CVD के रिस्क पे है। ये दोनों ये तब किया जाता है अगर मीन के शेप के हवाले से मीन के बॉडी शेप में मसला आ रहा है या एथलीट्स हैं, उन दोनों में किया जाता है कि आप आया कि उसको वो हेल्दी रेंजेस में है कि नहीं। BMI से अगर करें तो बॉडी डेंसिटी की वजह से जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी बॉडी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से BMI ज़्यादा आता है। हम कहते हैं कि वो ओबीस या इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, या वेस्ट टू हेप रेशियो देखते हैं या वेस्ट सर्कमफेरेंस देखते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, वेस्ट सर्कमफेरेंस जो है मीन के जो बटक से ऊपर वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है बिल्कुल इसके ऊपर हो और इस तरह मेजर की जाती है। और जो हेप रेशियो है वो बटक के सेंटर पॉइंट से, जो हेप बोन है उसके सेंटर से मेजर की जाती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि हमारा कैसे BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप लोगों को आता है यस सर, kg और मीटर स्क्वायर,
सबसे इसमें जो मसला होता है कि कुछ लोग जो है अपनी हाइट बता रहे होते हैं फीट में, कुछ बता रहे हैं इंचेस में, तो उसके कन्वर्जन का मसला होता है। अगर किसी की हाइट कोई फीट में बता रहा है तो क्योंकि हमें चाहिए होती है इसके लिए सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर से मीटर में। अगर किसी की हाइट 5.2 है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 को 2.54 से। सर पहले जो आंसर है हाँ, इस मीन के 62 इंचेस, इसका मीन के एक फीट में जो है ना 12 इंचेस होते हैं। तो 62 को मल्टीप्लाई कर दें 2.54 से, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये कितने कैलकुलेट करें। हाँ, ये अक्सर जो है ना मिस्टेक यही होती है कि 157.48, ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम जब डायरेक्ट 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सही नहीं आता। पहले इसे इंचेस में कर दें, मीन के 5 जितने भी फीट हैं उनको 12 से मल्टीप्लाई करें, वो इंचेस में आ जाए। उसके ऊपर 151.9 नहीं 5.2 जो 5.2 फीट है ना। हाँ, 62.54 यस सर ठीक है। 157.4 ही आता है, मैंने देखा था 157.4.8 सही था। अच्छा, अब ये होता है कि इसको डिवाइड करना है 100 पे। 1.5 सर फिर उसी का स्क्वायर ले लेना, इसका स्क्वायर ले लें या इसके सेम आंसर को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मीन के हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गई है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं BMI। तो आइडियल बॉडी वेट का मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर मेल है तो उसके लिए 106 पाउंड इनिशियल वेट लिया जाता है, फिर उसको जितनी भी इंचेस ऊपर हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसमें 106 में प्लस किया जाता है। अगर वो कम है 5 फीट से तो उसे माइनस किया जाता है। फीमेल के लिए 100 लिया जाता है पाउंड, और 5 जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5 फीट से ऊपर। दोबारा बताओ। अच्छा, इसके अलावा हम है आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट निकालने का तरीका है कि मैंने चार्ट भी आप लोगों को दी है। आइडियल बॉडी वेट यहाँ से भी देख सकते हैं जो चार्ट के जरिए। तो ये मेल के लिए होता है इनिशियल जो पाउंड है वो 106, और इसका जितनी भी इंचेस ज्यादा है 5 फीट से उसको मल्टीप्लाई करना होता है 6 के साथ। आपकी कितनी हाइट है? 5'10", आप इनके 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 106 प्लस 60 166 डिवाइडेड बाई 2.2, ये है पाउंड। ये एग्जैक्ट अगर पाउंड में वेट लिखना है आप लोग तो ये कह सकते हैं कि 166 पाउंड है। अगर केजी में डिवाइड करना है तो आप कन्वर्ट करना है तो 2.2 पे डिवाइड कर देंगे आप लोग। ये आइडियल बॉडी वेट है मेल का। अगर फीमेल का करना हो तो सेम इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और पहले वाला जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल बॉडी वेट निकालने का तरीका है। ये हमारे पास बेसिक चीजें थी जो मीन के हमें पता होने चाहिए एंथ्रोपोमेट्री के हवाले से। मीन के अगर बच्चा है तो उसको कैसे देखना है कि उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, और अगर आया कि आइडियल है कि नहीं। और इसी तरह अगर एडल्ट में आए तो फिर हमें देखना होता है BMI। फिर BMI निकलने अगर वो स्पोर्ट्समैन है या मीन के शेप की डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट है तो हम उसको वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर कर सकते हैं, रेशियो देख सकते हैं। ये तमाम पैरामीटर्स हैं, ये मुख्तलिफ सिचुएशन के मुताबिक जो है ना यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके बाद ये तमाम चीज़ें जब हमें मालूम होती हैं कि इसके क्या क्या रेशियोज हैं, कहाँ पे वो फॉल कर रहा है, तो हम फिर दूसरे जो हमारे लिए अहम चीज़ है वो है एनर्जी कैलकुलेशन, कि हम उसको एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, मफलन इक्वेशन इसे कहा जाता है। 6 मीन के 10 को मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ, वेट इन केजी, और मल्टीप्लाई प्लस 6.25 हाइट इन सेंटीमीटर। फिर मैंने ये मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेल के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई एज प्लस 5,
यस सर 10 5 ये मेल के लिए इस तरह से होता है, और जो मेल फीमेल के लिए है वो सेम, ये 10 वेट ये सेम रहता है। 65 फिर इसी तरह प्लस 65 भी सेम रहेगा, यहाँ 5 की जगह आएगा 165 एज, और यहाँ पे 161 आएगा। यस सर तो इस तरीके से हम उनकी एनर्जी, ये जो निकलेगी एनर्जी नहीं होगी, उसका होगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मीन के कितनी एनर्जी उसे चाहिए विदाउट एनी एक्टिविटी। तो इसको एक्चुअल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी का पता होना चाहिए, और अगर वो डिजीज वन है तो इन्फेक्शन रेट का पता होना चाहिए। तो अगर मुख्तलिफ सर्जरी के लिए जो इन्फेक्शन अगर 20% बर्न हुआ है तो 1.2 है, और इसी तरह अगर मीन के 80% जिस बॉडी बर्न हुई है तो मीन के 1.6 है। अगर वो बिल्कुल स्पोर्ट मैन है या एथलीट्स है, मीन के स्पोर्ट करता है तो 1.7 है। मीन के ये मुख्तलिफ बुक्स में वेरी करते हैं, जैसे वेरी कर रही है सर, Yes. लिखी हुई है उससे हाँ। सही। ये वो वेरी करते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी वजह मीन के अगर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो कुछ बुक में ऐसा है सेडेंटरी लाइफ के लिए 1.3 लिखा हुआ है, ये किसी पे जो है ना सिर्फ 1 लिखा हुआ है और 1.1 भी लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लेंगे सेडेंटरी लाइफ को 1.1 यस सर 1.1, और जो मीन के लो एक्टिव है 1.3, जो मॉडरेट एक्टिव है 1.5, हेवी एक्टिव के लिए भी इसी तरह कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 1.7 लिखा हुआ है, तो 1.7। तो जो मीन के फीवर वगैरह या इस तरह से माइल्ड इन्फेक्शन हैं उसके लिए 1.1 होता है, कोई सर्जरी वगैरह है तो 1.3। सर 1.3 वाला क्या था? 1.3 वाला जो है वो है मीन के लो एक्टिव, लो ये एक्टिविटी के लिहाज से है। सर सर क्या बोला? सर फीवर और फीवर वगैरह के लिए 1.1, और दूसरा का अगर मेजर सर्जरी है तो वो मीन के 1.5, सर मेजर सर्जरी 1.5, माइनर सर्जरी 1.3। 1.3, ठीक, अंडरस्टैंड? यस सर ये मीन के फिजिकल एक्टिविटी। अब जो हमने वहां से एनर्जी निकाली है, और इस तरीके से मुझे आप बताएं कोई अपनी वेट हाइट फीमेल कोई बताए, हम Yes, sir. एनर्जी कैलकुलेट करते हैं सर मैं उसकी। बताती हूँ। कौन बताओ? सर मैं बताएं। सर वेट मेरा 39 है। वेट आपका 39, यस सर सर एक मिनट में आपको हाइट इंचेस में करके बता, वो सेंटीमीटर में बताएं। एज कितना है? सर एज 20 है। कितना है सेंटीमीटर? सर 1 पॉइंट नहीं गलत हो गया सर, एक मिनट है। आपकी कितनी फीट कितनी है? सर 5'2". 157। अच्छा, अब इसको करें 390, 6.25 को मल्टीप्लाई 984.375 994। सर 390 है 10 से मल्टीप्लाई क्या चीज? 390 ये पहले जो फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है 10 मल्टीप्लाई बाई वेट, तो सर वेट कितनी कॉमन एनर्जी आ रही है? सिर्फ 1113 सर। अच्छा कितनी आ रही है? 1113 390। ये आया था 1374 इन दोनों का ऐड करने के बाद बहुत ज्यादा कर 1374 20 फिर माइनस करने के बाद क्या है? 13। अब यहाँ पे ये है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यस सर। अब आप लोगों ने बताना है यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन है वो ऐड करना है, और अगर मीन के फिजिकल एक्टिविटी है वो ऐड करनी है। फिजिकल एक्टिविटी क्या है आपकी? सर मॉडरेट आना ज्यादा है बस। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। 1.3 है लो 1.3
सर 46.9 कितनी है? 46.9 46.9 मीन के ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मीन के इसकी फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये अंडरवेट है तो इसकी हम ऐड करेंगे 500 भी ऐड कर सकते हैं, 300 भी उसकी कैपेसिटी को देखते हो कितना, अगर कोई नोजिया वगैरह या किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है मीन के खाने में, या दूसरी चीज़ जो देखी जाती है फैमिलीज में इनके किस तरह की टेंशन नहीं है, क्राइसिस नहीं है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना हम एडिशन करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर 500 किलो कैलोरीज हम ऐड करें इसकी रिक्वायरमेंट से, तो मंथली ये 4 kg वेट जो है इसका इंक्रीज हो सकता है। तो मेन क्या जो हम डाइट प्लान करेंगे इसकी वो होगी 19 सर तकरीबन 2000 नियर अबाउट 2000। और अगर 350 ऐड करते हैं तो फिर पर मंथ कितना है? 300 होगा। और फिर होगा तकरीबन मीन Sir, 2.5 से 3 kg तक। यस सर वो है उसका ये है इंक्रीज करने का वेट। आप इसे डिवाइड करें कि कितने ग्राम हो रहा है। जब करते हैं आप लोग वेट इंक्रीज, तो फिर उसे करना होता है कि कितनी कैलोरीज आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि 500 डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें ग्राम निकल आएगा कि कितनी ग्राम जो है एनर्जी स्टोर होगी जो एक्स्ट्रा आप लोग ले रहे हैं, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 30 से। तो इसी तरह अगर डिवाइड करके इसे कि ग्राम में निकल आएगा, क्योंकि जो स्टोर होती है एनर्जी वो ग्लाइकोजन की सूरत में होती है, और फैट वो वैसे पर कैलोरीज जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो 7.5 होती है, ग्लाइकोजन से जो कन्वर्ट होती है, लेकिन जब स्टोर होती है वो तो फैट की सूरत में स्टोर होती है। जब इनके दोबारा कन्वर्जन के दरमियान जो है ना वो वेस्ट हो जाती है एनर्जी, फिर जब हम कहते हैं कि वेट लॉस की तरफ आते हैं तो फिर हम 7.5 से उसे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब स्टोर की तरफ जाते हैं तो 9 से उसे इनके डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने के बाद इसे 30 से मल्टीप्लाई। हाँ, कितना आया है 9 से डिवाइड करने से? 55.55। 55। ये डेली 55 ग्राम जो है ना इसका वेट गेन होगा, तो 30 डेज में कितना होगा? कितना? 66.66। हाँ ग्राम्स में ग्राम में है। कितनी है? 1666.66। 60? 1666 पॉइंट। अच्छा 1666। ये तो ये तो कम है। इसको डिवाइड करें 1000 पे तो 1.6 आएगा। 1.6 kg मीन 4 पाउंड तक होता है। इस तरह 5 किलो कैलोरीज का डिफरेंस पड़े तो सर क्योंकि अगर हम ओबीज के लिए अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि 500 कैलोरीज अगर हम कम करते हैं तो 1 पाउंड रिड्यूस होता है एक हफ्ते में, तो ये भी पाउंड्स में। हाँ पाउंड में होगा, 2 पाउंड में होगा, 3 to 4 पाउंड में जो है ना वो रिड्यूस होता है। ठीक है, समझ आ गई? यस आपने वेट इंक्रीज करना है अपना? सर करना है। ठीक है, आपकी डाइट प्लानिंग करते हैं। यस सर सर मैं करूँ लाजमी फॉलो करूँगा। अच्छा, अब ये चीज़ है डाइट प्लान बनाने से पहले जो अहम चीज़ है वो है कि जो डाइट प्लान कोई भी बनाना हो वो है न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। यस सर ये न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का देखना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमने नहीं देना जो एक दूसरे को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनके एंटागोनिस्टिक हों। यस सर मेरा एक क्वेश्चन है, यस, अगर ओबीज हो तो 500 किलो कैलोरीज जो हम माइनस करते हैं, ओवरवेट में भी 500 हाँ लगेगा। 3 से 500 तक। सही। वैसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो रिकमेंडेशन है ना वो शुरू इसी में की हैं रिकमेंडेशन, लेकिन लोग जो है ना 1000 तक भी कर देते हैं। तुम्हारी समझ आ रही है? पक्की बात? यस। सर जरूरी होता है कि डे फर्स्ट से ही आप डे 1 से आप स्टार्ट करें 500 किलो कैलोरी? नहीं, कोई जरूरी ग्रेजुअली जो है ना आप कैलोरी की अगर डिक्रीज करनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है, हमारे पास क्या पूरे पाकिस्तान में
कि जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट और जो क्लाइंट है वो डेली की एक्सरसाइज या डेली राब्ते में हो। यहाँ जो डाइट प्लानिंग करनी होती है वो करनी होती है वीकली या मंथली, तो फिर उसको इस तरह से रिकमेंड। लेकिन जो मेथड होता है कि वो डेली बेसिस पे जो है ना, अगर आप अपने वेट इंक्रीज करना है तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाए। 50 किलो कैलोरीज है, 100 किलो कैलोरीज हैं, फिर जब 500 तक या 1000 तक जाए तो फिर स्टेबल हो जाए। तो इसी तरह जब आप रिड्यूस करने लगे हैं तो फिर भी इसी तरह 50 से 100 किलो कैलोरीज डिक्रीज करते जाएं और 1000 या 500 तक स्टॉप करते हैं, फिर इस तरह आगे उसे कंटिन्यू रखें। अभी मीन इस तरह है, अभी मैंने एक पेशेंट है खानेवाल से, तो उनका मसला था इसी वेट का, ओबेसिटी का। तो उसको मैंने जो हम मोस्टली देते हैं उसकी जो नीड थी 16-17 किलो कैलोरीज, 1200 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान बना के दिया है मैंने। तो उसकी कंप्लेंट थी कि जो है ना मुझे ऐसे वीकनेस फील होती है या चक्कर आना। तो फिर जो है उसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ किया है हमने, इनके 13, फिर ऐसा इनके 1000 से किसी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। वैसे जो रिकमेंडेशन है 1500 तक या 1000 तक देना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा गैप ना हो। तो मीन के वो भी स्ट्रिक्टली हम इसी वजह से 1200 तक बनाते हैं डाइट प्लान। लोगों को पता नहीं होता तो वो ज़्यादा खाते हैं इनके 11 से 1200 तक। तो हमें पता होता कि ये 1500 तक वैसे भी जाएंगे, लेकिन उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो थोड़ी सी वीकनेस फील करने लगी। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हमने 50 किलो कैलोरीज का जो है सैलेड ऐड किया तो वो फिर दोबारा स्टेबल हो गई। वो अभी काफ़ी फॉलो कर रहे हो, वेट रिड्यूस भी हो रहा है उसका। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन मीन के किसी भी न्यूट्रिएंट का दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ क्या इंटरेक्शन है और कैसा इंटरेक्शन है। जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट कंसीडर किए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है, बॉडी को जो है ना ग्रोथ के लिए और स्टेबलाइजेशन के लिए एक फंक्शनल परफॉर्म करने के लिए इनके लिए ज़रूरी होते हैं कि बेसिक फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट में 6 न्यूट्रिएंट कंसीडर किए जाते हैं। सम टाइम वाटर को कंसीडर करते हैं, कहीं नहीं करते, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रिएंट की जो लिस्ट में आता है 6, इसमें प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है और वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, 6 न्यूट्रिएंट। तो इसका जो इंटरेक्शन है वो इस तरह से है, इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको कुछ न्यूट्रिएंट जब 2 का कॉम्बिनेशन या 2-3 न्यूट्रिएंट इकट्ठे हों तो कुछ न्यूट्रिएंट जो है एक दूसरे को सिनर्जिस्टिक होते हैं, मीन के फंक्शन को, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। जो कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो एंटागोनिस्टिक होते हैं, 2 तरह के। जो एंटागोनिस्टिक है उसको एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं या मीन की बायो अवेलेबिलिटी को जो है ना वो कम कर देते हैं। तो ये चीज़, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन को देखना जो सबसे ज़्यादा अहम है, डाइटरी सोर्सेज पे डायग्नोज करना इतना इजी नहीं होता कि कौन से, क्योंकि नेचुरली तौर पर तमाम तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम तरह की फूड में पाए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो चेक करना जो यूज़ होते हैं न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन वो होता है सप्लीमेंटेशन में। मीन कि अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें देखें कि पहली बात कि जो सप्लीमेंट का ग्रुप बना रहे हैं आप लोग, उसमें कौन कौन से मीन के अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, मीन के कौन से न्यूट्रिएंट इकट्ठे होने चाहिए, कौन से इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सप्लीमेंटेशन करा रहे हैं तो कौन सी फूड के साथ करानी चाहिए। तो मीन के अगर जो जिनका कॉम्बिनेशन प्रोटीन के साथ अच्छा है, जैसे कि आप ओमेगा 3 फिश ऑयल है, उसका जो मीन के उसमें विटामिन डी होता है, इस तरीके से वो फैट सॉल्युबल है। अगर उसका इंटेक किसी फैटी फूड के साथ कराया जाए या मिल्क के साथ, या इस तरीके से वो एक अब्जॉर्प्शन जो बायो अवेलेबिलिटी है उसकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह जैसा कि आयरन की सप्लीमेंटेशन है, अगर उसको दूध के साथ कराया जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस हवाले से ये चीज़ें, मेन चीज़ें ये देखनी होती हैं। जो मैक्सिमम है, आप लोगों ने हमें एज ए डाइटिशियन मैक्सिमम हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपस में फूड के हवाले से कौन सा है जो कॉमनली यूज होते हैं। आपका आयरन और विटामिन सी का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी तरह कैल्शियम और आयरन का, जिंक और कैल्शियम और आयरन का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं है। अब इसमें है
18 ग्रुप जो मैंने बनाए हैं जो इस कॉम्बिनेशन के हवाले से, जिसमें 9 जो हैं एंटागोनिस्टिक हैं और 9 जो हैं सिनर्जिस्टिक हैं। वो एक लिस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोग देख लें। सबसे पहले है कॉपर, आयरन एंड जिंक। क्या कोई क्वेश्चन है? सर फिश ऑयल किसके साथ देना? फिश ऑयल जो है वो फैटी चीज़ों के साथ, अगर मिल्क के साथ आप दें या मिल्क के फैट जैसे सूप वगैरह है उसके साथ आप दें तो उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर मैंने तो सुना था फिश और दूध को कंबाइन करनी हो तो उसमें ये है कि मखसूस किस्म की फिश है, ऐसा कुछ नहीं है जो मखसूस कोई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो पाई भी नहीं जाती। यस सर, सर बहुत सारे नहीं मानते, सर घर वाले नहीं मानते। हाँ लेकिन वो नहीं यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूध नहीं पीना। तो ये है कॉपर, आयरन और जिंक, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि इन तीनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। जब भी अगर दो तरह के इसमें कॉम्बिनेशन है, अगर एक साथ दिए जाएं तो जो ज्यादा मिकदार में होगा, जो ज्यादा एक्टिव कर जाएगा वो इब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, बाकी वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी बॉडी में इन तीनों में से किसी की एक्सेस मौजूद है तो बॉडी इस तरह रिकॉग्नाइज के आयरन की अगर एक्सेस मौजूद है तो अगर जिंक और आप कॉपर देंगे तो वो बॉडी ऐसे फील कराएगी कि ऑलरेडी ये चीजें मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से। तो इससे ये जो सर इनकी बाइंडिंग साइड सेम होती है ना? हाँ बाइंडिंग साइड सेम होती है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होती है। इसकी वजह से फिर वो जो है ना वो तो इसमें इसे हम कहते हैं कि एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है, आई मीन कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जो है इनका इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा है आयरन एंड कैल्शियम का। आयरन और कैल्शियम का भी इसी तरह एंटागोनिस्टिक है। इनकी ये आप एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन अगर इनके इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो एक एक्सक्रीशन जो है एक की बढ़ जाती है। सर आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम। इसके अलावा है आयरन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सर सर आयरन कैल्शियम वाला क्या दोबारा होता है? रिपीट कर दो। आयरन कैल्शियम ये भी एंटागोनिस्टिक है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं साथ फूड? अच्छा इसमें ये है कि मैंने इसी वजह से पहले आप लोगों को बताया है कि जितनी भी फूड है, वैसे मेजर देख सकते हैं आप लोग, आयरन और जिंक जितनी लेग्यूम्स हैं या मीट है, फिश है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है, या लीफ वेजिटेबल्स में। लेकिन तमाम में दूसरे में न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर है आप आयरन और कैल्शियम की देखें, आयरन और कैल्शियम में आप देख सकते हैं मिल्क एंड डेट्स हैं या एप्पल है, इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो क्योंकि मैंने मिकदार में, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन को ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है फूड में आप लोग कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स है कि आपको पता होगा कौन सी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में कौन सा फूड है। सर फिर जब हम डेट्स का शेक लेते हैं वो तो पावर शेक होता है। पावर शेप होता है, फिर वहाँ एनर्जी देखी जाती है, वहाँ फिर न्यूट्रिएंट नहीं देखे जाते। सर सेपरेट नहीं है। मीन के वैसे इसका कॉम्बिनेशन जो खजूर और दूध का है वो अच्छा नहीं है। मीन के वो कैल्शियम और आयरन जो है ना एक दूसरे को बाइंड करके एक्सक्रीट कर जाती है बॉडी से। लेकिन जब हम मिल्क शेक यूज कर रहे होते हैं या प्रोटीन शेक, वहाँ उनका मकसद आयरन या कैल्शियम नहीं होता, वहाँ होता है एनर्जी। एनर्जी मीन की एनर्जी तो कहीं नहीं जाती, ये न्यूट्रिएंट जो है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसा रबिया आप कह रही हैं कि एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मिल्क और मीट है या इस तरह एप्पल जूस है, एप्पल का मिल्क शेक है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो लेकिन ये इस तरह की एग्जांपल हमें ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि तमाम फूड में तमाम तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो मिलके कॉम्बिनेशन को बनाना एक एफर्ट्स की जा सकती है, बनाया जा सकता है, लेकिन वो एग्जांपल में नहीं आते क्योंकि इनकी सेम रेंज थोड़ी सी वैरी कर रही होती है, हर फूड में ये मौजूद होते हैं। लेकिन कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होती है दूध में, तो इसी तरह जो आयरन है वो मीट में या एप्पल में वो उसमें ज़्यादा होती है। तो इनका कॉम्बिनेशन मतलब कि आप डेट्स एंड मिल्क को साथ ना लें। हाँ ना लें मिल्क। सर एक सर्विंग और दूसरी सर्विंग में कितना डिफरेंस होना चाहिए टाइम गैप?
अगर मीन के एक साथ है तो कम से कम जो है 30 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए। मेडिसिन का भी मीन के अगर आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो खाने, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो खाने के साथ ली जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारी होती हैं जिनका इंटरेक्शन जो है सही नहीं होता मेडिसिन के साथ, तो खाने के दरमियान या पानी और खाने के दरमियान कम से कम आधे घंटे का वक्फा होना चाहिए। आयरन और कैल्शियम ये भी एंटागोनिस्टिक, यस मैम, एंटागोनिस्टिक है। और आयरन, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी एंटागोनिस्टिक है, मीन के ये भी एक दूसरे की, मीन के मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर एक साथ ज्यादा हो तो वो आयरन को एक्सीड कर देती हैं, अगर आयरन की मिकदार ज्यादा हो तो वो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज को एक्सीड कर देती है बॉडी से, और एब्जॉर्प्शन जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ज्यादा, आप ये देखें कि कभी भी आप लोग मल्टीविटामिन या विटामिन देखें, अगर विटामिन सजेस्ट करें तो आप लोगों ने देखें कि इस तरह के कॉम्बिनेशन ना हो, आगे हेल्दी सिनर्जिस्टिक जो कॉम्बिनेशन है वो मौजूद हो। इसी वजह से मल्टीविटामिन वैसे रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीविटामिन की निस्बत जो सेपरेट विटामिन हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा है आपका विटामिन सी, विटामिन सी, ए एंड आयरन, मीन के विटामिन सी, आयरन और विटामिन ए का जो कॉम्बिनेशन है वो सिनर्जिस्टिक है, मीन के अगर ये तीनों एक साथ दिए जाएं तो एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसा कि इसका है मीन के कैल्शियम, स्ट्रॉबेरी है, आयरन और विटामिन सी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉबेरी शेक जो है काफ़ी हेल्दी कंसीडर किया जाता है, मीन के उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, तो मीन के ये सिनर्जिस्टिक है। ये वर्ड एक सिनर्जिस्टिक है, ये जो ऊपर वाले थे ये एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट। सर पहले सारे एंटागोनिस्टिक लिखवा देते हैं नौ के। अच्छा, ये सात मिक्स आते रहेंगे। इसके अलावा है आपका कॉम्बिनेशन विटामिन ए, ई एंड के, ये तीनों जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ए, ई, के, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी एंटागोनिस्टिक है, मीन कि ये तीनों फैट सॉल्युबल होने की वजह से जो एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन को एक कंपटीशन क्रिएट होता है, तो एक्सक्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है बॉडी से, बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन? मीन के ये अब ये देखें कि जितनी भी फैटी चीज़ें हैं, जैसे कि एग यॉक है, ऑलिव ऑयल है, या कैनोला ऑयल है, या इस तरह चीज़ है, बटर है, वो सारे ऑयल हैं और सब में विटामिन यही पाए जाते हैं। जब फूड में हम जाते हैं तो उसको सेपरेट करना इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए या इस तरह से दूसरे मीन के जैसे आप गजरेला वगैरह बनाते हैं, उसमें गजरेला जो है विटामिन ए रिच है, अगर उसमें आप लोग चीज़ वगैरह या मीन के ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना हेल्दी नहीं है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे गजरेला ठीक है लेकिन ऑयल का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा जो देखा जाता है वो जैसे मैंने आप लोगों को सप्लीमेंटेशन में, अगर सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उन फूड के साथ ना दें जो इन न्यूट्रिएंट में रिच हैं। विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो कैसा होगा? तो अच्छा होगा सर, जरूर सिनर्जिस्टिक होगा। सिनर्जिस्टिक होगा। यस सर। ये इनका जो रिएक्शन है वाकई सिनर्जिस्टिक है, तो इसमें यह है कि विटामिन डी जो है वो मीन के एज सच कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इस मीन के बोन में इसका और कोई रोल नहीं है, जो इसकी ऑब्जॉर्प्शन है फास्फोरस और कैल्शियम की बोन में, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में वो उसमें फंक्शन परफॉर्म करता है। एज सच इसका विटामिन डी का और कोई फंक्शन नहीं है बोन के हवाले से। तो ये सिनर्जिस्टिक है इनका कॉम्बिनेशन, मीन के एक दूसरे को अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा है विटामिन सी एंड कॉपर।
एंड इनका जो इंट्रैक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है। मीन के विटामिन सी जो रिच फूड है वो अगर आप कॉपर रिच फूड के साथ या मीन के विटामिन सी और कॉपर का सप्लीमेंट इकट्ठे करेंगे तो एक अच्छी बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी। यस। और इसके अलावा विटामिन ई एंड B12 इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सिनर्जिस्टिक है, क्योंकि विटामिन ई B12 जो है वो एक्टिव ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको कन्वर्जन के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। मीन के विटामिन ई मौजूद हो तो वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, वरना ये इनएक्टिव रहता है। इसी वजह से इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और दोनों सिनर्जिस्टिक हैं। राबिया क्या कैल्शियम देख रही हैं? कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है, D3 है ना इसमें? B6 ठीक। इसके अलावा है B12 फोलेट एंड आयरन। B12 फोलेट है। हाँ। इनका जो इंटरेक्शन है वो सिनर्जिस्टिक है। और दूसरा मीन के सिर्फ ये सिनर्जिस्टिक के अलावा ये अल्टरनेटिव इनके फंक्शन में मिलते जुलते हैं। तो इस हवाले से अगर एक न्यूट्रिएंट की जो है ना पूरी मिकदार मौजूद है और दूसरे की डेफिशिएंसी है, तो मीन के अगर B12 की डेफिशिएंसी है लेकिन आयरन मीन के सही मिकदार में मौजूद है तो वो उसकी डेफिशिएंसी को हाइड कर देता है, उसके साइन एंड सिम्टम को जो है वो शो नहीं होने देता। तो मीन के इनका जो रिएक्शन है वो सिनर्जिस्टिक है। B5 और विटामिन सी इनका B5 और विटामिन सी का जो इंटरेक्शन है ये भी सिनर्जिस्टिक है। मीन के ये एक दूसरे की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये मीन के सी जो है वो मीन के B5 की डेफिशिएंसी को हिडन करता है, जैसे कि आयरन और B12 करते हैं। और है हमारे पास B3 एंड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या है? B3 और ट्रिप्टोफान का जो रिएक्शन है वो सिनर्जिस्टिक है, क्योंकि B3 की सेम उसी तरह कन्वर्जन के लिए जो है ना ट्रिप्टोफान की जरूरत होती है। इसके अलावा है B1 एंड B2। B1 को क्या कहते हैं? सर थायामीन। और B2 को क्या थी? राइबोफ्लेविन। तो इनका जो रिएक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है। अगर B1 एक्सेस में मौजूद है बॉडी में तो वो B2 को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर इसी तरह एक दूसरे को दोनों एक साथ ली जाएं तो फिर भी मीन के एक एब्जॉर्ब होगी दूसरी एक्सक्रीट होगी, या जो मीन की जितनी इनकी बायोअवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक नहीं होगी। तो इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। नहीं। इसके अलावा है B2 जिंक आयरन। फोलेट सर ये तो लाजमी सिनर्जिस्टिक है। B3 इनका जो रिएक्शन है वो भी सिनर्जिस्टिक है। ये सेम एक दूसरे की डेफिशिएंसी को हिडन भी करते हैं और बायोअवेलेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। B2 B3 यस सर।
प्रोटीन, इनका विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो सिनर्जिस्टिक है, इनके एक दूसरे की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा है फाइबर, कैल्शियम एंड आयरन। कैसा होगा कॉम्बिनेशन? क्या चीज? आयरन का भी है तो फिर वही होगा एंटागोनिस्ट होगा आयरन की वजह से। सही, आयरन ना हो तो फाइबर और कैल्शियम सर तभी एंटागोनिस्ट। ये जो इनका रिएक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि फाइबर जो है वो एक्सक्रीट कर देता है आयरन और कैल्शियम को बॉडी से, अगर ये उसके साथ बाइंड करके। सेकंड पे क्या लिखा? विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन। अच्छा, ये फाइबर और कैल्शियम का लेते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन में कहते हैं कि अगर आप लास्ट मतलब एक दूध के ग्लास में इसे 1 टेबलस्पून ये सब को डालते हैं, इसका मतलब कैल्शियम एक्सक्रीट होती है। एक्सक्रीट होती है, लेकिन उसमें यह है कि वो सिर्फ फाइबर को देख रहे होते हैं। फाइबर तो है लेकिन वो साथ जैसे, क्योंकि फाइबर कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती और ना ही वो है एक तरह के डाइट है बैक्टीरिया वगैरह की, विटामिन के प्रोडक्शन में आगे इस्तेमाल होती है। लेकिन कैल्शियम रिमूव हो जाएगी, इसी वजह से जैसे आप कह रही हैं सब कोल वगैरह इस तरह का कॉम्बिनेशन दूध के साथ अच्छा नहीं है, पानी के साथ ज्यादा अच्छा है। फाइबर, कैल्शियम एंड फैट एंड थायामीन B1। सर वो कितने रहते हैं? 18 फैट एंड थायामीन का जो रिएक्शन है वो भी एंटागोनिस्टिक है। फैट की अगर एक्सेस मिकदार में फैट मौजूद है तो वो थायामीन की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जो फैट की एक्सेस है, अगर फैट आप ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो वो थायामीन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में उसको कम कर देता है, इसी वजह से इनका रिएक्शन भी इंटरेक्शन वो अच्छा नहीं है, एंटागोनिस्टिक है। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी और आयरन और कॉपर, इनका जो इंटरेक्शन है वो सिनर्जिस्टिक है। मीन के अगर इनको एक साथ लिया जाए, प्रोटीन आप देखें कि अगर प्रोटीन और जैसे कि मीट वगैरह है, मीट प्रोडक्ट अगर उसे दूध के साथ लेते हैं, अक्सर लोग यूज भी करते हैं, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन और विटामिन डी की वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन कैल्शियम जो है वो वेस्ट हो जाएगी। मीन के उसका जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं है, लेकिन इसके हवाले से जो है ना वो योगर्ट के साथ भी नहीं लेना चाहिए, राइस वगैरह के साथ। मीन के इतना ज्यादा डाइटरी जो इम्पैक्ट है ना वो इतना ज्यादा नहीं है, जो सप्लीमेंटेशन का है वो ज्यादा है इम्पैक्ट। तो वैसे जितनी जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि वो सेपरेट लिए जाएं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। एनी क्वेश्चन? सर एक रह गया, बस इतने हैं। सर 17 लिख रहा था। विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस का है। यस सर, हो गए सारे। काफी है। एनी क्वेश्चन? समझ आया है? वो बताओ 70 क्या और कैसे यूज करते हाइट वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों की जो असाइनमेंट है, अभी डाइट प्लानिंग करनी है और या कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे। अब जो डाइट प्लान बनाना है आप लोगों ने इंटरेक्शन को, फूड इंटरेक्शन को माइंड में रखना है। उसके प्रिंसिपल भी आप लोगों को बता दिए गए थे, आइडियल बॉडी वेट कैसे निकलता है वो भी बता दिया, बीएमआई भी बता दिया है, इक्वेशन कौन सी यूज होती है वो भी बता दी गई है। इनके तमाम जो डाइट प्लान के प्रोटोकॉल्स हैं जनरल डाइट प्लान के, डिजीज स्पेसिफिक नहीं जनरल, तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसको जब आप लोग यूज करें फूड, उनको ये इंटरेक्शन को भी माइंड में रख के बनाना है। तो आप एक इधर ही बना लेते हैं। हाँ इधर ही बना दें। सर आप बनवाएं हमारे साथ।
मैं बनवा देता हूँ। सर शुरू करें। जो आप एक में असाइनमेंट पहले लिखें कि आज मीन के जो आज की हमारी कल की असाइनमेंट है वो ये है, एक डाइट प्लान बनाना है। यस सर कितनी कैलोरीज का? 200 सर डाइट प्लान 200 सर बस बस 2000 हाँ अब ठीक है 2000 किलो कैलोरी डाइट प्लान बनाना है। दूसरा जो है वो आप लोगों ने सोर्स निकालने हैं, जितने भी हमने इंट्रैक्शन पढ़े हैं उनके रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं इन तमाम न्यूट्रिएंट्स सर एक काम दे क्या कल तो छुट्टी है ना? ओके सर मैं हाँ छुट्टी 2 छुट्टी है ना। ये डाइट प्लानिंग हम यहीं पे करते हैं। जो दूसरा इंट्रैक्शन वाला है वो सोर्सेज वाला, नेट से गूगलबाजी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो मीन के किसी ना किसी बुक से या रिसर्च सर हमारे पास आर्टिकल बुक्स नहीं सर हमारे पास सॉफ्टवेयर आपने बुक्स अपनी हैं। जगह उससे कर लेंगे। मैं नहीं उसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं सर, minors variation है। है। Minors है। ऑनलाइन पेपर गूगल से दिए हैं। ऑनलाइन पेपर गूगल से दिए हैं तो साफ ज़रा फिर आप देख लें कि हैं कहाँ, बैठे भी ऑनलाइन घर में हैं। खराब तो इसी वजह से जो है ना अब दूसरा क्या अपना इंट्रैक्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट है ना सोर्सेज देखने हैं उसके। सर हमें कोई अच्छी सी बुक तो बताएं लेने के लिए इस काम के लिए। यस सर मेरे पास है साउथ एशियन की अच्छी सर हम ले लें। एक ही बुक है। सर मतलब आपका ये कहने का है कि जितने भी हमने भी न्यूट्रिएंट्स देखे हैं हाँ इन उनके सबके रिच सोर्सेज निकाल के रिच सोर्सेज निकालें। ताकि उनकी इंट्रैक्शन हाँ सभी इनके का सबसे ज्यादा, और ये देखने का तरीका जो है वो आप USDA से देखेंगे। जो USDA नेट पे लिखेंगे इनके न्यूट्रिएंट मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ मिल्क बाय USDA, वो USDA के जो है ना वो ऑथेंटिक हैं, वो वहाँ से आप लोगों ने देखना है। यूएसडी हाँ USDA के अलावा कोई नहीं देखना। सर ये रिपीट करके कैसे करना? ये मीन के आप लोग जितने भी हमने न्यूट्रिएंट पढ़े हैं इनका रिएक्शन, फिर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन के मुताबिक एक तरह का उनको कंपेयर भी करना है कि ये चीज़ इसके साथ नहीं लेनी, ये चीज़ इसके साथ नहीं लेनी, जैसे कैल्शियम और आयरन। हाँ कंपेयर भी करना है। पहले आप इसके सोर्सेज निकालेंगे, 2 दिन है आप लोगों के पास, कल भी आप लोगों को छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, तो पहले उसके सोर्सेज निकाल लेंगे सबके, फिर कंपेयर कर लेंगे। वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी कल डेली लाइफ में। उसके बाद आप लोगों ने डाइट प्लान भी बना के आना है। अभी हम एक डाइट प्लान भी बनाएंगे। एनी क्वेश्चन?